3 जनवरी 2026 की एक सुबह दुनिया की नजरें अचानक दक्षिण अमेरिका पर टिक गईं। एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। अमेरिकी सेना ने एक बहुत ही साहसी ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उन्हीं के देश में पकड़ लिया। हाँ, उन्हीं की राजधानी काराकस में। ये किसी एक्शन फिल्म का सीन नहीं था, यह हकीकत थी। बिल्कुल। आज हम इसी घटना की तह तक जा रहे हैं। हमारे पास स्लीप हिस्ट्री इंडिया का एक विश्लेषण है जो इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलता है। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। एक देश जो तेल के अथाह भंडार पर बैठा है, वो इतने गहरे संकट में फंस कैसे गया। और दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने ये कदम उठाने का फैसला क्यों किया। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं, इसके पीछे के कारण, इसके किरदार और इसके वैश्विक परिणामों को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वेनेजुएला को समझना जरूरी है, सिर्फ एक खबर के तौर पर नहीं, बल्कि एक देश के तौर पर। हाँ, ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर बसा एक बहुत ही खूबसूरत देश है। कल्पना कीजिए, यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स है, जो लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। कमाल है। और यही दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है मराकाइबू झील, और मीलों तक फैले विशाल घास के मैदान हैं। लेकिन ये सब तो ऊपर की खूबसूरती है। बिल्कुल, असली दौलत तो जमीन के नीचे छिपी है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जो चीज वेनेजुएला की सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अच्छा। हाँ, अर्थशास्त्री इसे रिसोर्स कर्स या संसाधन अभिशाप कहते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ बिल्कुल। संसाधन अभिशाप का मतलब क्या हुआ? इतना सारा तेल तो किसी भी देश को अमीर और ताकतवर ही बनाएगा। ये अभिशाप कैसे हो सकता है? देखिए, होता ये है कि जब किसी देश के पास एक प्राकृतिक संसाधन बहुतायत में होता है, जैसे वेनेजुएला के पास तेल, तो पूरी अर्थव्यवस्था उसी पर टिक जाती है। जब तक तेल की कीमतें आसमान पर हैं, तब तक देश में खूब पैसा आता है, खुशहाली रहती है, सब ठीक रहता है। हाँ, लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरती हैं, पूरी अर्थव्यवस्था ढह जाती है। सरकार के पास पैसा नहीं बचता, देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाता है। ओह, सारी उम्मीदें सिर्फ एक चीज पर टिकी होती हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा जुआ है। तो मदुरो के दौर में यही जुआ वेनेजुएला पर भारी पड़ गया। 2013 में जब वो सत्ता में आए, तब तक हालात बिगड़ने लगे थे। बिल्कुल, तेल की कीमतें गिरी और देश की आमदनी लगभग खत्म हो गई, और इसके ऊपर से अमेरिकी प्रतिबंधों ने रही सही कसर पूरी कर दी। तो इन प्रतिबंधों ने क्या किया? इन प्रतिबंधों ने वेनेजुएला के लिए दुनिया के साथ व्यापार करना बहुत मुश्किल बना दिया, और नतीजा हुआ हाइपर इन्फ्लेशन, बेतहाशा बढ़ती महंगाई। बेतहाशा कितनी इसका आम लोगों की जिंदगी पर कोई असर दिख रहा था? असर? इसने आम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी। एक वक्त ऐसा था कि महंगाई दर लाखों प्रतिशत तक पहुंच गई थी। लाखों प्रतिशत? हाँ, इसका मतलब है कि जो ब्रेड आज 10 रुपए की है, वो कल 100 की और परसों 1000 की हो सकती है। लोग सामान खरीदने के लिए बोरियों में नोट भरकर ले जाते थे, जिनकी कोई कीमत ही नहीं बची थी। कुछ भी नहीं। एक समय का अमीर देश, जहां पेट्रोल पानी से भी सस्ता हुआ करता था, वहां लोग भूख से जूझ रहे थे। दुकानों की अलमारियां खाली थीं। ये तो सोचना भी मुश्किल है। और इसी बीच अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग्स की तस्करी और नार्को टेररिज्म जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे। हाँ, अमेरिका का आरोप था कि मादुरो सरकार ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर काम कर रही है, जो पूरे लैटिन अमेरिका के लिए खतरा है। और मादुरो का क्या कहना था इस पर? मादुरो और उनकी सरकार ने हमेशा इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनका कहना था कि ये उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है। तो सच जो भी हो, इन आरोपों ने अमेरिका को एक तरह से एक मजबूत आधार जरूर दे दिया हस्तक्षेप करने का। तो यहाँ दोहरी मार पड़ रही थी। एक तरफ देश के अंदर आर्थिक नीतियां काम नहीं कर रही थी, और दूसरी तरफ बाहर से अमेरिका का दबाव बढ़ता जा रहा था। ये एक तरह का एक घातक मिश्रण था। आग अंदर लगी थी, लेकिन बाहर से प्रतिबंधों ने उस पर पेट्रोल डालने का काम किया। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर आया 3 जनवरी 2026 का दिन, कहानी का वो मोड़ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हाँ, अमेरिकी सेना ने कराकस पर हवाई हमले किए और एक जमीनी ऑपरेशन में मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया।
उन्हें सीधे अमेरिका ले जाया गया। ये बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। आधिकारिक तौर पर तो अमेरिका ने कहा कि ये ऑपरेशन ड्रग कार्टेल को खत्म करने के लिए है, कोकेन आतंक के खिलाफ। लेकिन क्या पर्दे के पीछे की कहानी भी यही थी? क्या विश्लेषक इस बात से सहमत थे? नहीं, ज्यादातर का तो यही मानना है कि ये सिर्फ एक बहाना था। असली खेल तो तेल का था और भू राजनीति का। हाँ, क्योंकि मादुरो अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर चीन और रूस को तेल बेच रहे थे, और वो भी बहुत ही रियायती दरों पर। बिल्कुल। और ये दोनों देश अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं, तो वेनेजुएला का तेल उन्हें मिलना ये सीधे सीधे अमेरिकी हितों को चुनौती दे रहा था। अमेरिका को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसके बैकयार्ड में, मतलब उसके अपने प्रभाव क्षेत्र में, चीन और रूस अपनी पकड़ मजबूत करें। तो ये सिर्फ वेनेजुएला की बात नहीं थी। नहीं, ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर एक चाल थी। और अपनी इस चाल को सही ठहराने के लिए तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक पैंतरा चला। कौन सा? उन्होंने एक पुरानी अमेरिकी नीति को नया नाम देकर पेश किया, डॉन रो सिद्धांत। डॉन रो? ये तो मुनरो सिद्धांत जैसा लग रहा है सुनने में। हाँ, बिल्कुल वही है। मतलब वो 200 साल पुरानी सोच कि अमेरिकी महाद्वीप में किसी बाहरी शक्ति का दखल नहीं चलेगा। वही सोच, लेकिन 21वीं सदी के नए पैकेज में 19वीं सदी का मनरो सिद्धांत यूरोपीय शक्तियों को दूर रखने के लिए था। और 21वीं सदी का डॉन रो सिद्धांत? वो चीन और रूस को दूर रखने के लिए था। ये अमेरिका का साफ साफ ऐलान था कि ये हमारा इलाका है और यहाँ हमारे नियम चलेंगे, किसी और के नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये 21वीं सदी की भू राजनीति का एक बड़ा सच दिखाता है। अब लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव क्षेत्र के लिए है। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी। ट्रंप ने तो ये तक घोषणा कर दी कि जब तक वेनेजुएला में एक स्थिर सरकार नहीं बन जाती, तब तक अमेरिका अस्थायी रूप से देश को चलाएगा। ये तो किसी देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बहुत बड़ा और विवादास्पद कदम था। किसी दूसरे देश को चलाने की बात करना अपने आप में राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत को सीधे तौर पर चुनौती देता है। इसने तो एक खतरनाक मिसाल कायम कर दी होगी। बिल्कुल। दुनिया भर के छोटे और कमजोर देशों में एक डर पैदा हो गया। तो मादुरो के हटने के बाद वेनेजुएला का भविष्य कैसा दिख रहा था? जाहिर है सबकी नजरें विपक्ष पर टिकी होंगी। हाँ, और विपक्ष का एक चेहरा सबसे मजबूत था, मारिया कुरीना मचाडो। अच्छा, उनके बारे में बताइए। वो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थीं, मानवाधिकारों की बड़ी पैरोकार थीं और मादुरो की, आप कह सकती हैं, कट्टर आलोचक मानी जाती थीं। तो सबको यही उम्मीद होगी कि अब वही सत्ता संभालेंगी। हाँ, वेनेजुएला के अंदर और बाहर ज्यादातर लोगों को यही उम्मीद थी कि अब देश की बागडोर वही संभालेंगी और एक नए लोकतांत्रिक युग की शुरुआत करेंगी। ये तो एक स्वाभाविक उम्मीद लगती है, एक तानाशाह के हटने के बाद एक नोबेल विजेता का सत्ता में आना। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। यहीं पर एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुले तौर पर मचाडो का विरोध कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? जो व्यक्ति स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जा रहा था, अमेरिका उसी के खिलाफ खड़ा हो गया। हाँ, इसकी क्या वजह बताई गई? एक तरफ आप एक देश में लोकतंत्र लाने के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सबसे बड़े लोकतांत्रिक चेहरे का ही विरोध कर रहे हैं। ये तो विरोधाभासी लगता है। आधिकारिक तौर पर तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और व्यक्तिगत मतभेदों का हवाला दिया गया, लेकिन ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि जड़ें ज्यादा गहरी थी। जैसे कि? कुछ का कहना है कि ट्रंप को एक मजबूत और स्वतंत्र विचारों वाली नेता पसंद नहीं थी, जिसे वो कंट्रोल न कर सकें। कुछ ये भी मानते हैं कि ये व्यक्तिगत ईगो की लड़ाई थी जो मचाडो को मिले नोबेल पुरस्कार से जुड़ी थी। तो वजह जो भी हो, इस एक कदम ने वेनेजुएला के भविष्य को एक गहरे भंवर में धकेल दिया, अनिश्चितता में। तो दुनिया ये सब कैसे देख रही थी? इस पूरे घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या थी? दुनिया बटी हुई थी। वेनेजुएला के अंदर जो लोग सालों से भूख और संकट से जूझ रहे थे, उनमें से कुछ ने इस बदलाव का स्वागत किया। उनके लिए तो शायद कोई भी बदलाव बेहतर रहा होगा। हाँ, उनके लिए किसी भी तरह का बदलाव उस असहनीय स्थिति से बेहतर था। उन्हें लगा कि शायद अब उनके बुरे दिन खत्म होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता जताई गई। कई देशों ने इसे एक शक्तिशाली देश की दादागिरी बताया। इससे खतरनाक मिसाल कायम होने का डर था कि अगर अमेरिका आज वेनेजुएला में ऐसा कर सकता है, तो कल कोई और ताकतवर देश किसी और कमजोर देश में ऐसा कर सकता है। इससे वही पुरानी बहस फिर से छिड़ गई, मानवीय हस्तक्षेप बनाम राष्ट्रीय संप्रभुता की। बिल्कुल,
क्या किसी देश में हो रहे मानवीय संकट को रोकने के नाम पर उसकी आजादी में दखल देना सही है? और अगर हाँ, तो इसकी हद क्या होनी चाहिए? ये कौन तय करेगा? हाँ, कौन तय करेगा कि कब हस्तक्षेप करना जरूरी है? तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? एक देश जो कुदरती दौलत से माला माल है, लेकिन गहरे मानवीय संकट में फंसा हुआ था। एक सैन्य हस्तक्षेप जिसके घोषित और अघोषित मकसद अलग अलग थे। मतलब कहा कुछ गया पर मकसद कुछ और था। और एक अनिश्चित भविष्य जहां नेतृत्व को लेकर भी भ्रम था और देश का कंट्रोल एक बाहरी ताकत के हाथ में चला गया था। हाँ, और यहाँ सोचने के लिए एक आखिरी बात है जो मुझे बहुत जरूरी लगती है। बताइए। ये स्रोत हमें सत्ता के हस्तांतरण के बारे में तो बताते हैं, लेकिन समस्याओं के हस्तांतरण के बारे में नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पूरे ऑपरेशन ने एक नेता को तो हटा दिया, पर क्या उसने उन समस्याओं को हटाया जिनकी वजह से वेनेजुएला इस हाल में पहुंचा था? वही तो, तेल प्रदेश की हद से ज्यादा निर्भरता, समाज में अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई, कमजोर संस्थाएं, ये सारी समस्याएं तो जस की तस बनी रही। मतलब चेहरा बदल गया पर हालात नहीं बदले। बिल्कुल। और असली चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि सत्ता में कौन है। असली चुनौती ये है कि एक राष्ट्र खुद को अंदर से कैसे फिर से बनाता है। और ये चुनौती तो और भी मुश्किल हो जाती है जब उस पुनर्निर्माण की दिशा एक ऐसी बाहरी ताकत तय कर रही हो जिसके अपने राष्ट्रीय हित भी दांव पर लगे हों। तो क्या ऐसा पुनर्निर्माण वाकई उस देश के लोगों के लिए हो सकता है, या वो सिर्फ उस बाहरी ताकत के मकसदों को पूरा करने का एक जरिया बनकर रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में अक्सर मुश्किल से ही मिलता है।